गोविंद सिंह दोतासरा, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है, एक वीडियो शेयर किया उन्होंने बीजेपी के फॉर्मर एमएलए थे ज्ञानदेव आहूजा का, जिसके के अंदर इन्होंने कांग्रेस के जो लीडर हैं दोतासरा साहब, उन्होंने कहा जी कि ये असल जो फेस है बीजेपी का वो सामने आ गया है कि ये किस तरह हेट्रेड और कम्युनलिज्म और एनिमिटी जो है मुल्क के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो वीडियो उन्होंने जो शेयर की है उसमें क्या है, उसमें देखा जा रहा है कि ये जो बीजेपी के एमएलए हैं ज्ञानदेव आहूजा साहब एक इवेंट में बैठे हुए हैं और उस इवेंट में एक स्पीकर जो है वो बोल रहा है और वो कह रहा है कि ये जो मेव मुस्लिम कम्युनिटी ने गोविंदगढ़ टाउन के अंदर जो एक लड़का चिरन जिलाल सैनी को मारा है तो हम अब इसका बदला लेंगे। तो अलेजडली उसकी लिंचिंग की है मुसलमानों ने। तो ये जो हैं आहूजा साहब उसको रोकते हैं और उसको रोक के बोलते हैं कि ये काम हमने पहले ही शुरू कर दिया है और जो कोई भी लिंच करेगा, हमने ऑलरेडी 5 मुसलमानों को जो है ये इसका सबक सिखा दिया है लवंडी और बहरोर के इलाके में, और मैं अपने जो वर्कर्स हैं उनको फ्री हैंड दे रहा हूं कि कोई भी मुसलमान अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो तुम उसको मार दो, जान से उसको किल कर दो, और कोई डरने की बात नहीं है। मैं तुम्हें इन मर्डर केसेस से एक्विक्ट कराऊंगा और मैं तुमको बेल सिक्योर करके दूंगा। तो उसके ऊपर जो हैं ये दोतासरा साहब ने कहा कि ये जो है ये इस तरह की चीज़ें हिंदुस्तान के अंदर लोगों के बीच में नफ़रतें फैलाएंगी और हमारा सेक्युलर फैब्रिक खराब करेंगी, और ये है बीजेपी का असली चेहरा और उसके लोगों का असली चेहरा कि एक दूसरे के साथ लड़ो मरो और जो है ये कम्युनलिज्म फैलाओ। तो यही वो चाहते हैं और यही इनका एजेंडा है, और ये जो वीडियो है ये उसको शो करती है। द वायर की आज एक स्टोरी है जी, और वायर की स्टोरी के मुताबिक WHO ने जो कोवैक्सिन थी भारत बायोटेक की उसको अब लेने से इनकार कर दिया है। द वायर की ये स्टोरी कहती है जी कि WHO ने भारत बायोटेक को कहा था कि तुम्हारी कोवैक्सिन जो तुम UN की एजेंसीज को दे रहे हो उसका जो मेन्यू स्टैंडर्ड्स हैं या जो तुम्हारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस हैं वो ठीक नहीं है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं है। तो इन तमाम मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन के अगेंस्ट ठीक करने की ज़रूरत है। भारत बायोटेक ने कुछ अर्सा पहले जून के महीने में WHO को एक असेसमेंट के लिए रिपोर्ट डाली थी। उसको देखने के बाद WHO ने कहा कि नहीं, आपके क्वालिटी अश्योरेंस अभी भी नहीं आपको हमको दे रहे हैं और एज अ रिजल्ट हम आपका जो है सस्पेंड कर रहे हैं सारा जो हमारे साथ डील है। जिस वक्त तक भारत बायोटेक अपने मैन्युफैक्चरर जो प्रैक्टिसेस हैं उनको ठीक नहीं करेगा, हम आपसे ये दवाई कोविड-19 की वैक्सीन है ये आपसे हम प्रोक्योर नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा धचका है क्योंकि दिस डील वाज वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है। पाकिस्तान के अंदर जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बड़ा सख्ती से नोटिस लिया है कि जो हाई प्राइसेस हैं और जिसकी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी की, जिसकी वजह से लोग जो हैं मोर्चे निकाल रहे हैं पाकिस्तान में और सड़कों के ऊपर बाहर निकले हुए हैं। कुछ दिन पहले जो है मोटरवे सारी जो है लोगों ने रोक दी थी। उस सिलसिले में आज हाई लेवल मीटिंग चेयर की है इस्लामाबाद के अंदर और उन्होंने कहा जी मैं लोगों का खादिम पाकिस्तान हूँ और लोगों की ग्रीवेंसेस जब मेरे पास आती हैं तो मेरा काम है एज अ खादिम उनकी जो है ये ग्रीवेंसेस को ख़त्म करने के लिए। फेडरल मिनिस्टर फॉर पावर खुरम दस्तगीर और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर अहद चीमा और बहुत सारे सीनियर अफसर इस मीटिंग में थे। उन्होंने कहा कि जी लोगों ने ये जो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस के ऊपर ये जो शोर मचा रहे हैं कि उनको बहुत लंबे लंबे बिल आ रहे हैं तो उसकी क्या वजह है वो हमें बताएं। उसकी वजह ये है जनाब कि कुछ दिन पहले नेपरा जो था उसने कहा था कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां उनको कहा था कि अपने चार्जेस जो है उसमें बढ़ा दें। एडिशनल 155 बिलियन रुपीस हमको जो है कलेक्ट करने हैं बिकॉज ऑफ हाई जो है फ्यूल प्राइसेस और हमने ये एडजस्ट करनी है। तो एज अ रिजल्ट 11.37 रुपीज़ के इलेक्ट्रिक से और 9.89 पर यूनिट के हिसाब से ये बढ़ाया गया था और ये कहा गया था वापडा और डाइस्को को कि ये आपने प्राइसेस बढ़ानी है, जिसकी वजह से लोगों ने शोर मचाया और उन्होंने कहा ये हम नहीं कर सकते। कुछ दिन पहले पंजाब के फार्मर्स जो थे वो भी आए, उन्होंने कहा जी हमसे खेती जो करना है अब मुश्किल हो गया है क्योंकि बिजली के इतने प्राइसेस हैं। तो उसका आज नोटिस लेते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मुझे
बताया जाए कि ये प्राइसेस ऊपर क्यों जा रही हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब जो हैं उन्होंने भी आज इस्लामाबाद के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने एक्यूज़ किया इमरान खान साहब को कि ये जो है लोगों के अंदर हेट्रेड और जो वायलेंस है वो इंस्टिगेट कर रहा है और शहबाज शरीफ की जो कंट्रोवर्सी हुई है उसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो इमरान खान है। ये इंतहाई एंटी आर्मी कैंपेन्स चला रहा है और कॉन्स्टेंटली झूठ बोल रहा है और फॉल्स नैरेटिव ये कर रहा है और प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और जब से हमने पीटीआई की गवर्नमेंट को आउस्ट किया है तो ये जो हैं इनको तकलीफ शुरू हो गई है और हम तो जब से इन्होंने लैंड माइन्स बिछाई हुई थी इकोनॉमी के ऊपर तो हम उन लैंड माइन्स को ख़त्म करके इकोनॉमी को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम बड़ा कंसिडरेबली हमें बड़ी जो है वो सक्सेस भी मिली है और हमें कॉन्फिडेंस है कि हम इन चीज़ों को ठीक कर सकेंगे। लेकिन एक आदमी जिसका नाम इमरान खान है वो ये सब कुछ ठीक होते हुए नहीं देख सकता, वो मुल्क में बेहतरी नहीं चाहता और एनार्की और हेट्रेड जो है वो फैला रहा है और जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो शेक करती है। और इमरान खान खुद सबसे बड़ा ठग है, मरियम औरंगजेब का कहना था। और वो कहते हैं जी जब भी कभी इसको किसी केस के लिए बुलाया जाता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुलाया, FIA ने बुलाया, हेलीकॉप्टर केस में बुलाया, तोशाखाना रेफरेंस में बुलाया, तो ये दुम दबा के भाग जाता है, जैसे कि ये लोगों को बुलाता है कि जी डी चौक पे आओ और इधर आओ और बनी गाला और फिर खुद भाग जाता है। तो ये सही आदमी नहीं है। तो जनाब ये इन्होंने आज एलिगेशंस लगाए। इसके अलावा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने 3 डे जो है ट्रांजिटरी बेल दी है इमरान खान साहब को टेररिज्म केस के अंदर। आपको पता ही है कि इनके ऊपर जो है जो ये थे पुलिस के कुछ बंदे और जो थी वो एक जज थी, उनके लिए इन्होंने कहा था कि भाई जो आप लोग कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं और आपकी बारी आएगी। उसके ऊपर जी इनके ऊपर टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए थे कि आपने डराने धमकाने की कोशिश की है। तो आज ये जो प्ली थी जो इमरान खान के काउंसल्स हैं फैसल चौधरी और बाबर ऐवान उन्होंने ये डाली थी, क्योंकि आपको पता ही है कि बनी गाला जो इनका रेजिडेंस है उस पर सारी रात जो एक ड्रामा चलता रहा। पुलिस जो है उनको पकड़ने के लिए आ रही थी क्योंकि पता नहीं चल रहा था इमरान खान साहब कहाँ हैं और उनके जो वर्कर्स थे वो खड़े हुए थे, वो कहते थे कि हम इमरान खान को बिल्कुल आपको नहीं करने देंगे गिरफ्तार। तो जो जस्टिसेस थे मोहसिन अख्तर कियानी और बाबर सत्तार उन्होंने वो ये सुन रहे थे जब उनके पास ये FIR लाई गई थी, तो उन्होंने कहा ठीक है कि इनको क्योंकि चीज़ें पूरी नहीं हैं कि क्योंकि ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं आना चाहिए, ये एंटी टेररिज्म केस पे जाना चाहिए और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस भी आपके पास नहीं है और FIR की कॉपी भी नहीं है, तो इसलिए इसको 25 अगस्त तक डेफर किया जाता है और उसके बाद जो है आप ये केस लाएं। मीनवाइल जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसने PM ऑफिस को कहा है कि एक रिटन परमिशन हमें दो ताकि हम इमरान खान साहब को अरेस्ट कर सकें। तो ये चल रहा है। इमरान खान का जो रेजिडेंस है जी बनी गाला, उसके अंदर आज पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं चौधरी परवेज़ इलाही और उनके जो बेटे हैं मुनस इलाही, उन लोगों ने आज मुलाकातें की। उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो थे वो वहाँ पे थे। उन्होंने कहा जी कि ये जो टेररिज्म के केसेस आपके खिलाफ लगाए गए हैं ये बिल्कुल गलत हैं, जिसमें कहा गया कि आपने थ्रेटन किया एक फीमेल जज और पुलिस वालों को, विच इज़ नॉट राइट। आपने सिर्फ ये कहा कि वो लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो एज अ रिजल्ट जो है पंजाब के अंदर ना सिर्फ PTI के वर्कर्स को बल्कि इमरान खान साहब को जो है सिक्योरिटी दी जाएगी। और इसके बाद जो है PTI की जो पार्लियामेंट्री पार्टी थी उसके बाद जो है वो उनकी भी एक मीटिंग हुई। लेकिन मीनवाइल जब ये सब लोग बैठे हुए थे तो इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को कहा है कि भाई पंजाब के अंदर आप अपने वेलफेयर प्रोजेक्ट्स जो हमने शुरू किए थे वो आप चलाते रहें और जो है उससे पीछे नहीं हटना है। और PTI के जो वहाँ पे आज आए हुए थे पार्टी मेंबर्स, उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत इमरान खान को अरेस्ट नहीं होने देंगे क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं इसाक डार साहब जी, उन्होंने आज एक एप्लीकेशन डाली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और वैसे तो उन्होंने इसाक डार साहब ने एक ओरिजिनल जो अपनी डाली थी अपील डाली थी 2018 में डाली थी, जिसमें कि उन्होंने कहा था जी कि मुझे जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है नैब ने कहा है, हालांकि मैं एक सेनेटर हूँ और मैं पाकिस्तान में आना चाहता हूँ। लेकिन अब जो इन्होंने कही है जो अपनी वो डाली है उसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा है अपनी नई पटिशन में कि जो है मुझे जो है मुल्क में अपने मेरिट पे आने दिया जाए और मेरिट के ऊपर आप जो है फैसला करें। और उन्होंने कहा जी कि मुझे ब्लैक लिस्ट किया था इन्होंने DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स वालों ने। एज अ रिजल्ट जो है 2018 से ही ना तो पाकिस्तानी कोई मिशंस ना तो पाकिस्तान के अंदर पासपोर्ट ऑफिस जो है मुझे पासपोर्ट ही इशू नहीं कर रहा है, तो मैं पाकिस्तान आ नहीं सकता हूँ। तो ये इस सब चीज़ को आप रिव्यू करें। तो अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर क्या फैसला देगी हम आपको बताएंगे।
पीटीआई के जो मेयोरल कैंडिडेट हैं कराची में, मोहम्मद अशरफ जब्बार कुरैशी, उन्होंने कहा जी कराची को 3 लोगों ने बर्बाद किया। ये बर्बादी शुरू हुई जमात इस्लामी से, उसके बाद इसको बर्बाद किया MQM ने, और उसके बाद जो आखिरी कील जो है वो ठोका वो PPP ने। तो इन तीनों ने बर्बाद किया कराची को, वरना कराची तो बड़ी ज़बरदस्त जगह थी। उन्होंने कहा ये बर्बादी शुरू हुई नियामतुल्लाह खान जो कि सिटी नाजिम थे JI के, उनसे शुरू हुई, और वो बड़ी बड़ी बस सिर्फ बातें करते थे कि मैंने मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और पार्क और रोडें और स्कूल और वाटर सप्लाई स्कीम्स की हैं। तो 2 अब जो हैं वो सदियां गुजर गई हैं, सॉरी 2 डेकेड्स गुजर गए, यानी 20 साल गुजर गए हैं, ना तो वो हमें रोडें नज़र आ रही हैं, ना वो स्कूल, ना वाटर सप्लाई के स्कीम्स। तो वो कहाँ हैं वो सारे प्रोजेक्ट जिनका ये किया था। उसके बाद जी आगे MQM वाले, उन्होंने मारो घिराओ जलाओ और वो जो है सारा भत्ते लेने, उसकी पॉलिटिक्स की, और उसके बाद जी PPP वाले आगे जिन्होंने के लोगों की सफरिंग में और इजाफा किया। तो एज अ रिजल्ट अब लोग समझ चुके हैं कराची के, और कराची के लोग जो हैं अब जो है सिर्फ हमको PTI को वोट देंगे। तो माजिद भाई, जैसे कि मैं भी आपको बता रही थी न्यूज़ से पहले कि एलन मैग्रा की बड़ी ज़बरदस्त एक किताब थी द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान, वो मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ी थी। तो परसों वीकेंड के ऊपर मेरा जो कज़न है उसने मुझे फिर भेजी है। तो मैं आप सब लोगों को कहती हूँ कि ये जो है एलन मैग्रा की बुक द डिस्ट्रक्शन ऑफ पाकिस्तान आप ज़रूर पढ़ें। दे स्टार्ट विद 1947 जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली थी, और उसके बाद फिर कैसे 1954 में सारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो था उसको डिरेल किया, और कैसे फिर जो है फ़ौजी आते रहे, और कैसे डेमोक्रेसी नहीं चली, और फिर क्या क्या जो लोगों का किरदार था। यानी उसमें बड़ी खूबसूरत चीज़ है, जैसे उन्होंने जिन्ना साहब के प्रिंसिपल्स लिखे हैं कि किन प्रिंसिपल्स पे पाकिस्तान को बनाया गया था, कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, पाकिस्तान हर किसी के लिए था। और पहली स्पीच उसने जिन्ना साहब की उसमें कोट की हुई है कि जिसमें कहा है कि विदाउट एनी कास्ट क्रीड और एनीथिंग यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, योर चर्चेज, योर टेम्पल्स। तो उस वो स्पीच को उसने कोट करते हुए उसने कहा कि कैसे फिर ये जब बाकी लोग आए, कैसे अपने अल्टीरियर मोटिव्स के साथ इन्होंने किया, भुट्टो साहब ने क्या क्या बर्बादियां लाई, और जो ज़ियाउल हक साहब ने फिर क्या क्या कुछ नुकसानात मुल्क के किए। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, एंड बड़े क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसने लिखी हुई आदमी ने। तो ये आप किताब ज़रूर पढ़ें ताकि आपको पता चले, क्योंकि ट्रूथ जो है हमारे बताया नहीं जाता, क्योंकि हम लोगों से प्यार करते हैं, मुल्क से तो प्यार करते नहीं हैं। तो एज अ रिज़ल्ट हम लोगों के खिलाफ बात नहीं सुन सकते। बहरहाल ये किताब पढ़ें, आपको पता चलेगा। बड़ी खूबसूरत उसने बुक लिखी है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लंबी किताब है, बट इफ़ यू वांट टू रीड तो आप ज़रा पढ़ें। लेकिन अगर आप कमज़ोर दिल की हैं तो ना पढ़ें, फिर आपका दिल दुखेगा जो क्योंकि सच्चाइयाँ बहुत हैं उसके अंदर, आपको पता चलेंगी। तो अच्छा जी, हमारी बाजी जो है, बाजी इज़ बैक, कंगना रनावत इज़ बैक अगेन। अच्छा जी, अब हुआ क्या है जनाब, हुआ ये है कि फिल्म फेयर वाले अवार्ड्स निकाल रहे थे, और इसकी जो एक फिल्म आई थी जयललिता पे, थालवी, उसके ऊपर ये इन्होंने फ़ोन किया फिल्म फेयर वालों ने कि आपको हम बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड देना चाहते हैं, तो दिया जा सकता है आपको, क्योंकि आपको हम नॉमिनेट कर रहे हैं, तो आप अपना घर का एड्रेस भेजिए। अच्छा, उसके ऊपर जी कंगना रनावत ने इनको सू कर दिया कि इन्होंने मुझे सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये मुझे बुला रहे हैं, ताकि इनकी जो है बड़ी वो बने शोशा बने, हाँ शोशा बने तो वो बनाए। अच्छा जी, फिल्म फेयर को आ गया गुस्सा, उन्होंने इनका नाम ना सिर्फ ये कि नॉमिनेशन से निकाला, बल्कि जो इनको लेटर भेजा था वो अपना लेटर आज छाप दिया सारा, जिसमें कि फिल्म फेयर के एग्जीक्यूटिव एडिटर ने इनको कहा कि हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपको नॉमिनेशन किया जा रहा है थालवी के लिए, और आप हमें अपना एड्रेस भेजिए ताकि हम आपको इनवाइट भेज सकें। और उसके अंदर हमने कुछ ये इनको बताने की कोशिश नहीं की थी कि आपको अवार्ड भी मिल सकता है, या आप इवेंट के ऊपर आके कोई परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। हम तो जैसे बहुत सारे लोगों को भेजते हैं कि शायद आपको नॉमिनेशन हम दे रहे हैं तो अवार्ड मिल सकता है, वैसे ही इनको भी एक भेजा गया था। तो इन्होंने ये समझ लिया कि अब ये पहले मुझे अवार्ड दे रहे थे तो अब नहीं दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल जो है एक्यूजेशन है इनका, फॉल्स ये बातें कर रही हैं, तो ये सू बेशक कर सकती हैं। उन्होंने अपना लेटर जो है वो छाप दिया। एंड जनाब अल्लू अर्जुन, आपको पता ही है साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं, अभी जो उनकी लेटेस्ट फिल्म आई थी पुष्पा, उसने तो सही बेजा बेजा करा दिया है ना जी, बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस किया। तो न्यूयॉर्क में गए हुए थे इंडिया डे पैरेड के लिए, तो न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं एरिक एडम्स, उनके साथ जी इन्होंने खड़े होके वो जो ठेंगा ले जस्चर जो है अपनी फिल्म के अंदर जो इन्होंने पुष्पा में किया है, वो इन्होंने जी उसको मेयर को भी सिखाया, उसके साथ डांस किए, और न्यूयॉर्क में इन्होंने जी बड़े मज़े किए, अपनी बेगम के साथ थे। वैसे ये माजिद भाई तो कभी ना जाते अपनी बेगम के साथ लेकिन ये जो है बड़ा अच्छा बच्चा है अल्लू अर्जुन, ये अपनी बेगम के साथ गया हुआ था। बहरहाल जी इसने बड़ा थैंक यू बोला है न्यूयॉर्क के मेयर को।
और जनाब फर्स्ट टीजर जो है चिरंजीवी जीवी जो है वो भी साउथ के बहुत बड़े स्टार हैं, उनका जो गॉडफादर का फर्स्ट टीजर है वो आ गया है और इसमें पहली बार चिरंजीवी की शक्ल देखी जा सकती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि वो जो है 1 मिनट का इनका टीजर, उसके अंदर वो सलमान खान साहब भी अपने खुद के सल्लू भाई भी नज़र आ रहे हैं। और ये फिल्म ऐसे चल रही है कि जी ये दुनिया का सबसे बड़ा डॉन है, लेकिन इसके पीछे खड़ा हुआ है, जैसे माजिद भाई मेरे पीछे खड़े हैं, इसके पीछे खड़ा हुआ है सल्लू भाई, दुनिया का सबसे बड़ा भाई खड़ा हुआ है। और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम मुझे भूल तो नहीं गए हो, और अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मुझे बताओ। और फिर ये सलमान खान साहब बड़ी ज़बरदस्त एंट्री मारते हैं बाइक पे, तो लोग जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हो गए हैं कि वाह जी, एक तो चिरंजीवी, उसके साथ फिर सल्लू भाई, तो वाह ये क्या फिल्म होगी। फिल्म का नाम है अगेन वंस अगेन गॉडफादर। क्या बात, ठीक है जी, तो ये माफिया के ऊपर ही है जाहिर है। एंड जनाब पाकिस्तान वालों का भी इंतजार हुआ खत्म। 2018 में आपको पता है डायरेक्टर बिलाल लाशारी जो थे वो कह रहे थे द लेजेंड ऑफ मौला जट मैं लेके आ रहा हूं, लेकिन वो जो काम शाम वो सारा वो ठप हो गया था कोविड-19 की वजह से। इस फिल्म के अंदर है फवाद खान, माहिरा खान, हमजा अली, अब्बासी, हुमायमा मलिक। लेकिन अब इसकी नई जो है रिलीज डेट सामने आ गई है और अब कहा जा रहा है कि 13 अक्टूबर को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में भी इसको रिलीज किया जाएगा। पीसीबी ने आज कहा है जी, बड़ी ही दिल दुखाने वाली आज खबर दी है, और वो ये है कि शाहीन शाह आफरीदी शायद T20 एशिया कप में नहीं होंगे और इनको रिप्लेस किया गया है मोहम्मद हसनैन के साथ। और आपको पता ही है कि ये जो मैचेस हैं T20 के ये दुबई में खेले जाएंगे, और जब इससे पहले अक्टूबर में लास्ट ईयर हुआ था तो शाहीन शाह आफरीदी ने बड़ी तबाही कुन बॉलिंग की थी इंडिया के खिलाफ खास तौर पे, और उससे पाकिस्तान जीता था। तो अब हिंदुस्तान के लिए ये गुड न्यूज़ है। इंडिया और पाकिस्तान का जो ओपनिंग मैच दुबई के अंदर होएगा संडे 28 अगस्त को होएगा। इसके अलावा ये जो इनका ग्रुप 2 के मैचेस जो हैं वो ग्रुप ए के जो सेकंड मैचेस हैं वो किसी भी क्वालिफायर से हो सकते हैं, चाहे वो हांगकांग होए, चाहे सिंगापुर, चाहे यूएई शारजा में 2 सितंबर को। लेकिन ये जो इंडिया के साथ मैच है अगस्त 28 को, इसके लिए लोग ज़रा थोड़े डरे हुए हैं और अफसोस कर रहे हैं। एंड जनाब पाकिस्तान हैज़ एक्चुअली अब जो है अपने बूस्ट उसने कर लिए हैं चांसेस टू डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, क्योंकि इन्होंने स्वीप किया है 3 मैच नेदरलैंड्स के साथ, जो ऑल 3 मैचेस ये जीते हैं। तो आफ्टर 6 of 8 स्केड्यूल सीरीज ऑफ 3 T20 ईच, इन्होंने जो पाकिस्तान का जो 3rd नंबर था, अब खैर ये ऊपर आ सकते हैं 2nd पोजीशन पे, 120 ही मार्क्स हैं। लेकिन चूंकि अभी भी बांग्लादेश का जो रन रेट है वो ज़्यादा है पाकिस्तान से, तो 2nd पे है और पाकिस्तान 3rd। बहरहाल नंबर्स दोनों के 120 पॉइंट्स हैं दोनों के पास। यूके अभी भी लीड कर रहा है, वो लोग जो हमारा टीवी देख रहे हैं वो देख सकते हैं कि यूके के पास अभी भी 125 जो हैं वो पॉइंट्स हैं आफ्टर 18 मैचेस, और न्यूजीलैंड जो है वो 4th पोजीशन पे है और उसके पास है 110 पॉइंट्स। अभी रिसेंटली जो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया था उससे उनकी जो है थोड़ी सी पोजीशन स्टेबलाइज हुई है। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट यूके के बारे में आप कहा जा रहा है कि फाइनलाइज हो गई है कि ये पाकिस्तान में आएंगे आफ्टर 17 ईयर्स, और रावलपिंडी के अंदर पहला मैच इनका होएगा बिटवीन December 1 to 5। और इंग्लैंड जो है वो अपना स्क्वाड उन्होंने भी आज कहा है कि हम अपना जल्द ही अनाउंस करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर जाकिर खान साहब ने कहा कि वी आर वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज इन दोनों टीमों के बीच में जो राइवलरी होती है वो क्रिकेट के अंदर बहुत सारा जोश लाती है। तो ये अब जब वापस आएंगे तो वी विल बी प्लेइंग इन आवर ओन बैकयार्ड। 2nd मैच जो होएगा वो मुल्तान में होएगा ऑन December 9 और ये चलेगा मैच 13 दिसंबर तक। तो ये थी जनाब हमारी आज की खबरें। और अब शादी जी थैंक यू सो मच। थैंक यू मच, सी यू टुमारो। स्पॉन्सर्स के पैगामात